स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मैथ का नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाभ हानि हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सारी चीज़ पूरे बेसिक से बताएंगे। इसके बाद हम लोगों का जीके जीएस होंगे। जीके जीएस भी आपका साथ में होंगे, जिसमें कि आपका गौतम बुद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग देखने वाले हैं इतिहास में। ठीक है, तो पहले हम लोग लाभ हानि का बेसिक समझ लेते हैं। आज सारा जो उसका फार्मूला होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो समझ लेते हैं। कल से हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहला जो इसका है पॉइंट क्या है, क्रय मूल्य। लाभ हानि में क्या होता है, अगर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अगर किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा जाता है तो वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जैसे कि आप 5 रुपया में कलम खरीदे तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कोई चीज़ को खरीदते हैं तो वो क्या हो गया, क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जब मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उस मूल्य को वस्तु का क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है, मान के चलिए कि आपने आपके पेड़ में जैसे आम हुए तो आम आप बेचते हैं, या गेहूँ कुछ भी होते हैं आपके पास, तो उसको बेचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। मान के चलिए आपने क्या लिए, एक बाइक लिए, बाइक खरीदे या स्कूटी खरीदे या आपने मोबाइल फ़ोन खरीदे, लेकिन आप उसको कुछ दिन बाद बेच रहे हैं, तो बेचिएगा तो उसको क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहे जाते हैं। अब वही है, उसी में लाभ हानि होता है। मान के चलिए अब कोई चीज़ आप 15 रुपया में खरीदे, उसको 20 रुपया में बेचे, तो 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो वही, किसी वस्तु में लाभ होता है, किसी वस्तु में हानि हो जाता है। इसी केस में अगर आप 15 रुपया में खरीदे कोई वस्तु और उसको 10 रुपये में बेच दिए, जैसे क्या कोई चीज़ है पुराना हो जाता है या ख़राब होने लगता है तो उसको कम भाव में बेचना पड़ता है ना, तो वो क्या हो जाता है, उस स्थिति में आपको हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है, तो 5 रुपया का हो रहा है। देखिए लाभ में क्या कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 15 रुपया में खरीदे, 20 रुपया में बेचे, इसमें 5 रुपया का हमको लाभ हो रहा है। तो कैसे पता चल रहा है, तो ये विक्रय मूल्य जो बेचे थे उसमें से क्रय मूल्य को घटा रहे हैं, तब ना पता चल रहा है। लेकिन हानि के केस में क्या हो रहा है, तो हानि केस में खरीदते हैं ज़्यादा में और बेचते हैं कम में, तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें से घटाएंगे ना, इसलिए हानि का फॉर्मूला हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है, लाभ का फॉर्मूला आपका है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ ऐसे होता है, जैसे कोई चीज़ 15 रुपया में खरीदे, 20 रुपया में बेचे, तो ये ज़्यादा है ना, ये संख्या बेचने वाला, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटाते हैं, वही क्या हो जाता है, लाभ का फॉर्मूला हो जाता है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलिए कोई चीज़ को आप 15 रुपया में खरीदे और उसको किसी कारणवश 10 रुपया में ही बेचना पड़ रहा है, तो खरीदे थे ज़्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो ये मूल्य तो ज़्यादा है, तो इसी में से ना इसको घटाइएगा। जितना खरीदे हैं वो संख्या ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसलिए हानि की स्थिति में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, और लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है और हानि का फॉर्मूला क्या होता है। सूत्र कभी भूलिएगा नहीं ना, बहुत ही बेसिक से बता दिए। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है वो भी बता दिए आपको, कि कोई वस्तु को अगर हम खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं तो वो विक्रय लाभ हो जाता है। उसी स्थिति में अगर खरीदते हैं ज़्यादा में, बेचते हैं कम में, तो उसमें हमको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। बहुत ही बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्लास होंगे ना इसका लाभ हानि का, उसमें जितना क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये हमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहीं पर अब क्या होता है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला वैसे नीचे दिया गया है, यहाँ पर क्या है। और जो स्टूडेंट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे स्टूडेंट ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगर आपको सफलता लेना है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से आप लोग क्लास में जुड़िएगा। आपको निश्चित ही फ़ायदा होंगे क्लास से और आप लोगों का रिजल्ट होगा। तो चलिए प्रतिशत लाभ के बारे में समझते हैं। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ, इसका मतलब क्या होता है? बट्टा, बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। यहाँ पर हम इससे भी अच्छा से लिख देते हैं। देखिए, लाभ इधर लिखते हैं, इसमें ज़्यादा इस तरीके से लिखा रहेगा तो ज़्यादा याद रहेगा। किताब में इस तरीके से दिया रहता है, प्रतिशत लाभ ऐसे लिखा जाता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया? लाभ, लाभ कैसे निकालते हैं दिखा दिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बट्टा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। हानि प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत कर लीजिए। इसको क्या होता है? हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। देखिए, दोनों को प्रतिशत का फॉर्मूला में क्या होता है? अगर लाभ है तो लाभ में 100 से गुना करके क्रय मूल्य से भाग दे देंगे। हानि है तो हानि में 100 से गुना करके क्रय मूल्य से भाग देंगे। तो वो क्या हो जाता है? उसका प्रतिशत वाला फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे सिंपल लाभ का फॉर्मूला क्या है? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ उसी स्थिति में होंगे अगर हम खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में। हानि उस स्थिति में होता है यदि हम खरीदते हैं कम में, ज़्यादा में, और बेचते हैं कम में, तो उस स्थिति में हमको क्या हो जाता है? हानि, मतलब घाटा लग जाता है। और उसका प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है? अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, यही लिखा है यहाँ पे, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि में हानि गुना 100 हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कितना है कि मतलब कोई वस्तु को, मतलब पुस्तक को कितना में खरीद रहा है? 110 में। ये दशमलव अभी नहीं काउंट करिए, दशमलव अभी नहीं काउंट करना है, क्योंकि अभी दशमलव वाला आप लोग सीखे नहीं है। उसमें गुना मतलब कि कुछ है नहीं, जोड़ घटाव बढ़ जाएगा। सिंपल हम लोग रखते हैं। 110 में खरीदे पुस्तक और 123 में बेच दिए। मान के चलिए आपने A&M का बुक 110 रुपये में खरीदे। आपका फ्रेंड बोला कि मेरे पास कोई लाने वाला नहीं है बुक, आपको ला देता है आपका हस्बैंड या भाई या जो भी ला देते हैं, आप हमको दे दीजिए और आप ख़रीद लीजिएगा। आप कहिएगा क्या? इसके लिए आप 123 रुपये हमको दीजिए, हम आपको दे देंगे। आप तो खरीदे थे 110 में, बेच रहे हैं कितना में? 123 में। तो आपको क्या लाभ हो रहा है ना? आपने खर्चा किए थे 110 रुपया और आपको आ रहा है 123 रुपया, तो आपको लाभ हो रहा है ना? समझ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं? तो अब क्या करिएगा? लाभ कैसे नहीं, कितना रुपया का लाभ हुआ? लाभ तो हो रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन लाभ कितना का हुआ तो ये कैसे पता चलता है? इसका फॉर्मूला समझिए, या ऐसे भी सिंपल है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना लाभ हुआ वो हमको पता चल जाएगा। अब फार्मूला वही है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए 123 में से 110 को घटाइए, 123 में से 110 को घटाएंगे तो 3 1 13 रुपया हुआ, है ना? 13 रुपया लाभ हुआ। हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या है? लाभ, लाभ 13 है, गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपया, भाग दे दीजिए। एगो सुना कट गया, एगो सुना तो बचिए, 110 है ना, 110 रुपया। तो यहाँ पर कितना हो गया? 11 गुना 13 को गुना कर लीजिए, कितना होगा? तो 11 और आप 13 को गुना कर लीजिए, यहाँ पर आगे में लिख देते हैं। तो 11 और 13 को गुना करके लिख लीजिए, 11 गुना 13 बट्टा 10 से भाग दीजिए। कितना निकल रहा है आप हमको बता दीजिएगा। गुना सिंपल तो आ जाएगा, उसमें 10 से भाग दे देंगे, आराम से निकल जाएगा। ऐसे अगर हम गुना करके बता दें तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 12 13 14, है ना? इसमें 10 से भाग देंगे तो एक अंक 5.0 चल जाएगा, मतलब 14.3 रुपया प्रतिशत लाभ में आया। ठीक है, और उससे भी सिंपल एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको तो आराम से बना लीजिएगा। कहेंगे कि हम पुस्तक को 20 रुपया में खरीदे। कितना में? तो हम 20 रुपया में खरीदे और इसको हम कितना में बेचे हैं? तो 15 रुपया में बेच दिए, नहीं 25 रखिए तब ना प्रतिशत लाभ होगा। 25 रुपया में बेच दिए, मतलब क्या किए? तो 20 रुपया में खरीद रहे हैं पुस्तक को, 25 में बेच रहे हैं, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकाले, क्योंकि लाभ हो रहा है
तो लाभ प्रतिशत निकालें। कहीं कहीं नहीं रहेगा कि अगर लाभ या हानि हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत निकालिए, तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 20 रुपये में ख़रीद रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, तो 20 रुपये में आप ख़रीद रहे हैं, 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ तो हो ही रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 25 माइनस 20 रुपया, तो कितना बच गया, 25 में से 20 गया तो 5। अब प्रतिशत लाभ कर रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ कितना है 25, 5 लाभ 5 आया ना, गुना 100, यही ना फॉर्मूला है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। ये ना जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जो बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 20 से 100 को काटिए, तो 20 पंचे 100, तो 5 गुना 5 कितना 25। देखिए लाभ हमको 5 रुपये आ रहा है, प्रतिशत लाभ 25 रुपये आ रहा है। तो इस तरीके से और भी आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होंगे तो आप लोग बताइएगा। तो उसमें लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आ रहे हैं इसमें कि जैसे कि वॉइस को लेकर, ठीक है। आप लोग बताइएगा किस तरीके से आपको और भी आगे की क्लासेस करने हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं जीके जीएस पे। देखिए आपके एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेंगे। जिसमें भी जीके जीएस रहता है उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसी के बारे में हम आज के क्लास में करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको कहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट लेना है तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगे और आपका रिज़ल्ट होगा इस बार। तो क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। 70 50 87 29 96, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं ना, जिसको भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही बौद्ध धर्म की क्या किया था, स्थापना किया था। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्लास करिएगा, ताकि आपका सारा डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और आपका ना जीके जीएस में क्वेश्चन हम जो आपको थ्योरी बता रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे भी, आप कहीं से भी बुक, कोई भी बुक उठा के बनाइएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन करने से तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। हम इसमें जो भी बताएंगे उसी से क्वेश्चन बनता है। देखिए बौद्ध धर्म क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, कौन, गौतम बुद्ध ने किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कब थे, तो 6वीं शताब्दी मतलब बीसी, मतलब 6वीं शताब्दी। बीसी मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। जैसे अभी ईस्वी चल रहा है ना, बीसी मतलब ईसा से पूर्व, मतलब कि वो ईसा मसीह का होता है ना, ईसाई धर्म का, उसके जन्म के पूर्व को बीसी कहा जाता है, जन्म के बाद को मतलब कि ईस्वी कहे जाते हैं। तो भाई बीसी दिया गया है, मतलब कि 6वीं बीसी के अप्रॉक्स में क्या थे कि इस धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या था कि नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय थी। कौन कौन से थे, तो नास्तिक और आस्तिक दोनों प्रकार के थे। मतलब कि कुछ लोग मूर्ति पूजा मानते थे, कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं भी मानते थे। चलिए अब हम लोग इसके गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन इसी से आपको आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ पर है, तो नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, ईस्वी नहीं भी पूछेगा लेकिन ये पूछ लेता है कि जन्म कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको पता चल गया अब कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और वो किस मतलब कि आते थे किस जनपद से या किस महाराजा या किस कुल से आते थे, तो कपिल वस्तु, मतलब कि वहाँ के मतलब मुखिया हुआ करते थे इसके पिता। किसका, तो गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था वो आप लोग बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन मतलब कि आगे में है दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। देखिए जन्म के बारे में देखिए, मृत्यु के बारे में देखिए। इसका मृत्यु जो हुआ था इतना ईस्वी में, बीसी में था। इसको मतलब कि इतना बीसी यहाँ पर लिख लीजिए, 483 बीसी। मतलब कि ये सर जन्म हुआ 563 में और मृत्यु हो रहा है 483, मतलब धीरे धीरे पीछे आ रहा है बीसी। तब आते आते 100 वर्ष में आता, तब वहाँ से 0 से स्टार्ट होके आता है शताब्दी, मतलब कि कौन सा वर्ष, ईस्वी वाला। तब ना अभी आप लोग किस में है, मतलब 2000 बोलते हैं। इससे पहले कौन आता था, 1999, इस तरीके से आता था ना।
तो वो आपके ईस्वी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इसका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुए थे, जो कि 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं। पिता क्या थे? सुतोधन नाम थे, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। वहाँ पे चर्चा था ना, उसके पिता का नाम था सुतोधन, जो कि कपिलवस्तु के क्या थे? राजा थे। उसकी माता की नाम पूछेंगे तो क्या है था? महामाया। क्या था? जो कि कोलिम वंश से संबंधित थे। किससे? कोलिम वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। देखिए, आपको जीके जीएस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये थ्योरी करके जाइएगा, आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनेगा। वैसे हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है? आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरीके से आपका सारे चीज़, सारे पॉइंट्स लाए गए थे। देखिए, सौतेली माता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि उसकी मौसी भी थी। ये इसका पिता राजा थे, तो हो सकता है कि उसकी मौसी से भी शादी कर लिए होंगे, तो उसको तो गौतम बुद्ध के लिए क्या होंगे? वो तो सौतेली माता ही हुई है, जो कि उसकी मौसी भी लगती थी, ठीक है? समझ रहे हैं? क्योंकि इससे इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मौसी से लेकर, क्योंकि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला यही थी। इससे पहले भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं किया था। उसके ही एक शिष्य थे, उसके कहने पर पहली एक महिला को शामिल किया गया, जो कि कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि उसका ही मौसी थी। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा नाम था, जो कि 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। किसका? उसकी मतलब कि जो पत्नी थी उसकी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम थी, उसका गौतम बुद्ध से विवाह हो गया। जिसका क्या बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था ना, आप सबको भी पता है, सिद्धार्थ था, ठीक है? और उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। उसका एक और बंधन आ गया, क्योंकि वो तो घर सब छोड़ना चाह रहा था, वो सत्य की खोज में निकलना चाह रहा था, लेकिन उसको पुत्र हो गया। तो पुत्र का भी, बाप का क्या होता है कि पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य होता है, उसको पढ़ाना लिखाना, अच्छी जीवन शैली देना। तो ये भी उसके लिए एक बंधन से कम नहीं था। लेकिन फिर भी वो क्या किए, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। आपको पता है कि घर छोड़कर वो आ गए थे, भटकते भटकते गुरु बनाते बनाते बौद्ध गया आ गए थे, वहीं पे ना उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? उसने क्या ऐसे देखा जिसके पास उन्होंने संन्यास ले लिया? तो जब वो सत्य की खोज में निकला तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, जो कि प्रसन्न था। वृद्ध व्यक्ति को भी देखते होंगे, वो तो प्रसन्न रहते नहीं है, मतलब उसकी कष्ट, उसकी पीड़ा, सारे चीज़ को वो देखा, उसने विचार किया। एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। उन्होंने देखा कि सन्यासी बहुत प्रसन्न है, तो इन्होंने मतलब कि सन्यास लेने का भी निश्चय किया, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे गुरुओं को बनाए। पहला उसका गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे? अलार कलाम, जो कि वैशाली में बनाया था। द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र थे। कौन थे? राजगिरी में बनाए थे। द्वितीय गुरु कौन थे इनके? तो रुद्रक रामपुत्र थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो बौद्ध गया में होती है। कहाँ पर होती है? तो बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुए थे। और किसके? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने? तो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए, तब जाकर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने घर कब छोड़ा था? 29 में। उसको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुआ? 6 वर्ष बाद। तो कितना? 35 वर्ष हो गया। तो 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुए, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और उन्हें कहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से फ़ायदा है? क्वेश्चन कितना रेट लिया? देखिए, ये हम आपको कहानी टाइप में बता दिए, ये आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो कहाँ पर हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे कहाँ हुआ था इसको ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में हुए थे। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उसको मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे निरंजना नदी से कम क्वेश्चन पूछता है, और अगर पूछ भी दिया कि किस नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे थे, तो निरंजना नदी था, उसके किनारे वो तपस्या कर रहे थे। मेनली इसका पॉपुलर क्वेश्चन यही है कि ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को कहाँ हुई थी, कौन से वृक्ष के या कहाँ हुई थी, इस तरीके से पूछे जाएंगे। 4-5 वृक्ष का नाम दे दिया रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और उन्होंने बुद्ध से बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मिलिंद पन्हों में इसको मतलब कि दिया भी गया है। मतलब कि इसको क्या कहा जाता है? मतलब कि एशिया का प्रकाश, मतलब कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ पर एशिया गलती लिखा हुआ है, गलती नहीं है, मतलब कि ये आय होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, एशिया है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है। सब क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है। प्रथम गुरु कौन थे भगवान बुद्ध का? तो प्रथम गुरु जो बनाया था भगवान बुद्ध ने, वो आनंद को बनाया था। किसको? तो आनंद उसका प्रिय शिष्य भी था, प्रथम गुरु भी था, ठीक है। और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे अभी आप लोग प्रेमानंद बाबा का नाम सुन रहे हैं, प्रेमानंद बाबा का नाम सुन रहे हैं, वो भी सबको ज्ञान दे रहे हैं ना। तो उसको भी तो ज्ञान की प्राप्ति है, बहुत दिनों तक तपस्या किए हैं, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति है। तब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तुरंत उसका आंसर कर देते हैं। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने भी क्या किए थे? तो जब उसको बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, बहुत लोगों को उपदेश दिए, तब नहीं इतना बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाया है। तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में लोगों को उपदेश देते थे, बताते थे? जैसे कि अभी क्या अपने बाबा सब जो है अभी जो जैसे कि बागेश्वर बाबा को ही सब जानते होंगे, तो क्या हिंदी में अपना उपदेश देते हैं ना? ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब कि दूसरे भाषा में उपदेश दे रहे हैं, मराठी, बंगाली या कोई और भाषा में दे रहे हैं, या इंग्लिश में, तो वो तो हिंदी में दे रहे हैं। उसी तरीके से उस समय का भी अलग अलग भाषा हुआ करते थे। तो उस समय जो भगवान बुद्ध ने अपनी जो भाषा का दिया था, जिस भाषा में उपदेश दिया था, उस भाषा का नाम है पाली। कौन से भाषा में दिया था? तो पाली नामक पवित्र भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। और पूछेगा प्रकृति भाषा में किसने उपदेश दिया था? तो जैन धर्म के जो महावीर जैन सब से उन्होंने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या किया था? तो अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। 4 ऑप्शन दे देगा, एक पाली रहेगा, एक आपका प्राकृतिक दे देगा, दूसरा संस्कृत दे देगा, तीसरा आपका हिंदी दे देगा। तो क्या आप सही करिएगा? तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। और जैन धर्म के जो गुरु हैं उन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक जो भाषा होती है उसमें दिए थे, ताकि ज़्यादा लोग समझ सके। इसका मतलब क्या है? जैसे कि बिहार में आप रहते हैं, तो मिथिलांचल साइड में रह रहे हैं, तो उसको अगर मैथिली में बताया जाए तो और ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जो महिला होते हैं, जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, आप लोग को नहीं कह रहे हैं, वो तो ऐसे भी आपके जो पढ़े लिखे नहीं है, उस सबको हिंदी, अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, अगर भोजपुर तरफ जाइएगा तो उसको भोजपुरी आता है अच्छे से, लेकिन हिंदी कम आते हैं। अगर उसके प्रकृति भाषा जो उसका मातृभाषा उसमें बताया जाए तो उसमें ज़्यादा लोग समझेंगे। तो ये मतलब कि बुद्ध भगवान सब भी यही करने का प्रयास किए थे, ताकि ज़्यादा लोग उसे समझ सके, ठीक है। तो इस तरीके से इससे आगे भी वो है, और इसका हम कल के क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लाइव क्लास का भी ट्राई किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है,
तो चलिए, जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके 7050 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। थैंक यू।